नमस्कार दोस्तों। सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप दिल्ली जाकर तैयारी करना चाहते हैं। तो दिल्ली आप गए, करोल बाग, राजेंद्र नगर, वहां पर आपने एक किराए पर मकान ले लिया और आपने मकान मालिक से बात कर लिया। मकान मालिक ने कहा कि हर महीना आपको यहां पर 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने हर महीना 5,000 रुपए उसको पे करने लग गए। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। 6 महीने के बाद मकान मालिक आपसे यह बोलता है कि अब से जो किराया है वो 5,000 नहीं होगा, ये होगा 6,000 रुपए। तो यहां पर आप कहोगे चलो ठीक है, अब से 6 महीने के बाद जो है जो भी अब आगे किराया आप दोगे वो 6,000 दोगे। लेकिन मकान मालिक ये कह रहा है कि 6,000 रुपए जो है वो अभी से नहीं, पिछला जो 6 महीना आप रुके हो वहां पर भी आपको 6,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब आपको पिछला बकाया जो हजार रुपए एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो वो भी पे करना पड़ेगा, 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या आप ये पे करोगे? आप तो यही कहोगे ना, ये 6,000 तो आपने मुझे अभी बताया है, जब मैं 6 महीना पहले आया था तब तो आप मुझे सिर्फ 5,000 बताए थे, तो मैं पिछले 6 महीने का यहां पर एक्स्ट्रा हजार रुपए क्यों दूं? जाहिर सी बात है वैसा ही कुछ हुआ था 2012 में। 2012 में सरकार के द्वारा कुछ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया था, जिसको फाइनली भारत सरकार ने अब जाकर अबॉलिश करने का निर्णय लिया। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट बरीज घोस्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टेबल्स टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट्स इन द लोकसभा। तो यहां पर एक बिल लाया गया है लोकसभा के अंदर। पास होने के बाद ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि भारत की जो छवि है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो काफी हद तक हिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने के लिए भारत सरकार अब ये लेकर आई है, एक बड़ा कदम है, एक बेहतर कदम है मैं कहूंगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक करके बहुत कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। काफी लंबे समय से आप हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2012 में जब उस समय यूपीए की सरकार थी, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आए थे। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि पिछले साल से वो आपका लागू हो जाएगा। मतलब कि सपोज ये टैक्स सरकार लेकर आई थी 2012 में, तो सरकार ने ये कहा कि पिछले कई वर्षों से यहां पर जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सोच के देखिए, क्या ये किसी भी देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप कहीं काम करने जा रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप तो यही माइंडसेट से जाओगे ना कि अभी जो कानून है, नियम है, उसके हिसाब से आप करोगे। आपको पता है कि जब आप यहां पर बिजनेस कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको यहां पर 22% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप उसी हिसाब से करोगे। 5 साल के बाद सरकार कहेगी कि नहीं, जो आपने 22% टैक्स पे किया था वो 22% नहीं होगा, वो होगा 30%। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जाहिर सी बात है। और इसी को देखते हुए लोकसभा के अंदर फाइनली भारत सरकार यहां पर एक बिल लेकर आई है, जहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स हम जिसको कहते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है, पर्सनल इनकम टैक्स आता है, जितने भी है ना आपके डायरेक्ट टैक्स, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत चलता है। जीएसटी से कंफ्यूज मत कर लेना, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि 2017 से लाया गया था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट कर रही है ताकि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया था 2012 में, इसको खत्म किया जा सके। और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, पिछले कुछ समय से आप सुन रहे होंगे कि भारत सरकार और वोडाफोन और एक और कंपनी है क्रेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो ये दो कंपनी है, उसके खिलाफ केस लड़ा जा रहा था। और इसके अलावा और भी 15 इस तरह के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। तो ये कानून लाने से यहां पर क्या होगा कि ये जो भी डिस्प्यूट है अलग अलग कंपनीज के साथ भारत सरकार का, ये अब यहां पर खत्म हो जाएगा। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। डोंट वरी, अभी और धीरे धीरे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा है क्या। देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर, मतलब कि एक तो हमारे देश के अंदर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर कोई कंपनी यहां पर जो है खुश नहीं है हमारे जजमेंट से, तो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है, तो वहां पर भी जा सकती है। इसको लेकर क्या हुआ है कि भारत सरकार और वोडाफोन क्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा था, यहां पर भारत सरकार केस हार चुकी है। जी हां, अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, जस्ट 1 महीने पहले खबर आई थी कि जो क्रेन एनर्जी है वो भारत सरकार के एसेट को सीज कर सकता है। आप सोच के देखिए, भारत सरकार का, हमारे देश का जो एसेट है फॉरेन कंट्री के अंदर, उसको सीज कर सकता है। जैसे कि एयर इंडिया का यहां पर कुछ लैंड वगैरह होगा, कुछ एसेट्स वगैरह होंगे, उसको भी ले लेगा। क्योंकि क्रेन एनर्जी क्या हुआ था कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चला गया था और वहां पर वो केस जीत गया, जिसके तहत यहां पर $1.7 बिलियन अवार्ड किया गया। मतलब कि यहां पर भारत सरकार को ये अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर भारत सरकार ये नहीं देगी तो हो सकता है कि क्रेन एनर्जी भारत का जो एसेट है उसको भी सीज कर ले। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं अब इसको देखते हुए भारत सरकार ये कदम ले रही है कि हम इसको अबॉलिश ही कर देंगे, जो पूरा वाला पहले हम टैक्स मांगा करते थे।
अब वो नहीं मांगा जाएगा। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इस पूरे बिल का, तो निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के द्वारा लाया जाएगा, टैक्स वगैरह का पूरा मामला है। तो उन्होंने यही कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत के अंदर निवेश करते हैं, उनके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, उसको लेकर बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा था। और भारत सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब कर रहा था। और जो इन्वेस्टर्स आ सकते थे भारत में, वो कहीं ना कहीं नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत में जाएंगे तो अचानक से कोई दूसरा टैक्स आ जाएगा, कोई और प्रकार के नियम आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी वजह से निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि आज भारत एक ऐसे स्टैंड पर खड़ा हुआ है जहां पर जो इकोनॉमी है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय कोविड से हम उभर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए ये जो ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो बिल का, यही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब यहां पर सरकार अपने टैक्स, नियम, कानून, ये सारी चीजें क्लियर रखेंगी। तो चलिए इस पूरे टैक्सेशन के बारे में जानते हैं कि यह हुआ क्या था। देखिए, 2012 का पूरा मामला है। बेसिकली क्या हुआ था, भारत सरकार और जो वोडाफोन आज के डेट में आप जानते हो, वोडाफोन पहले आपको पता है ये हच हुआ करता था, पहले हच कंपनी हुआ करती 2007 के पहले। और हच के बाद क्या हुआ कि वोडाफोन ने इसको खरीद लिया। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो हच कंपनी थी जिसको यहां पर वोडाफोन ने खरीदा था, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब वोडाफोन यहां पर हच से खरीद रहा है। तो यहां पर होता क्या है कि कैपिटल ट्रांसफर होता है। तो इसमें हच को जो भी कैपिटल गेन होगा, मतलब हच ने कुछ निवेश किया था उस समय बहुत पहले, और टेलीकॉम कंपनी बनाई थी इतनी बड़ी, और जब हच का एसेट बड़ा हो गया जिसको वोडाफोन ने खरीदा 2007 में, तो जाहिर सी बात है कि हज को काफी फायदा हुआ होगा। इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो बेसिकली क्या होता है कैपिटल गेन के केस में कि जो भी कंपनी इसको खरीद रही है, कौन खरीद रहा है? वोडाफोन खरीद रही है यहां पर। तो वोडाफोन यहां पर सपोज 10,000 करोड़ में खरीद रही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 करोड़ में खरीद रही है, और यहां पर टैक्स बनता है 1,000 करोड़ का, मान के चलो, ठीक है, ये टैक्स बनता है 1,000 करोड़ के आसपास। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये उस समय करीब 7 या 7,500 करोड़ के आसपास था, ठीक है। ये डील बहुत बड़ी थी, मतलब भारत के लिए उस समय आई थिंक शायद $12 बिलियन कुछ समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है, काफी बड़ी डील थी जिसमें 7,000 करोड़ के आसपास का जो है वो टैक्स बन रहा था। तो मान के चलो ये जो टैक्स है वो क्या करता है, वोडाफोन को जो भी पेमेंट करेगा हज को खरीदने के लिए, तो वोडाफोन पहले ही ये वाला जो कैपिटल गेन है, जो टैक्स है, उसको यहां पर अपने पास रख लेगा और वो पेमेंट सरकार को देगा। तो सरकार ने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छी डील हो रही है और आगे चलकर हमको यहां पर टैक्स मिलने वाला है 7,000 करोड़ के आसपास। तो भारत सरकार खुश हो गई, और जब भारत सरकार वोडाफोन के पास गई, कही कि आपने ये एसेट खरीदा है हद से, तो आपको ये टैक्स अपने पास रखना चाहिए था और लाइए वो टैक्स हमें दीजिए। अब क्या होता है, वोडाफोन ये कहती है कि देखिए ये जो हमने हज खरीदा है उसका ट्रांजैक्शन भारत में नहीं हुआ है। आ रहा है समझ में? वोडाफोन ये कह रहा है भारत सरकार को, ये जो हमने हज को खरीदा है उसका ट्रांजैक्शन भारत में नहीं हुआ है, उसका ट्रांजैक्शन फॉरेन कंट्री में हुआ है, जिसकी वजह से ये ज्यूरिसडिक्शन भारत के अंदर नहीं आता है, और इसी की वजह से यहां पर हम जो हैं वो आपको टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, जो हमारा नियम कानून था, आईटी एक्ट मैंने आपको बताया 1961 में, उसमें एक्चुअल में वैसा ही था, मतलब कि वोडाफोन जो है वो कानून के हिसाब से चल रहा था। बेसिकली उसने लूप होल निकाल लिया था एक, आप कह सकते हो। लेकिन लूप होल निकाला जैसे निकाला, यूजुअली आप देखोगे हम लोग भी तो यही करते हैं, आपस में कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं ना कि टैक्स में कहां पर हम बचा सकते हैं। चोरी एक अलग चीज होती है, चोरी आप ये कर रहे हो कि आपको टैक्स पे करना था लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन हाँ जब कानून में ही वैसा लिखा हुआ है उस समय, तो आप तो उसी के हिसाब से चलोगे, आप टैक्स बचाने की कोशिश करोगे, और वैसा ही यहां पर वोडाफोन ने किया। लेकिन भारत सरकार इससे नाखुश हो गई। तो सबसे पहले मामला गया हाई कोर्ट के अंदर, आई थिंक शायद बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, और वहां पर भारत सरकार की जीत हुई और वोडाफोन हार गया था। फिर वोडाफोन ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पर वोडाफोन की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि देखिए जिस प्रकार का यहां पर एक्ट है अभी के लिए, उसके हिसाब से वोडाफोन जो है उसको कैपिटल गेन जो टैक्स यहां पर था वो पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो भारत सरकार उस समय काफी नाखुश हो गई कि ये क्या हुआ, यहां पर हमें 7,000 करोड़ रुपए कुछ आने थे लेकिन ये तो आया नहीं, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब देखिए इस केस में क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का उच्च न्यायालय है, अगर उसने ये फैसला सुनाया तो भारत सरकार को ये सिंपली मान लेना चाहिए तो और मूव ऑन करना चाहिए, और जो भी टैक्स में सुधार करना था नियम कानून में वो कर लेना था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उस समय क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके अंडर में यहां पर एक
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया। कानून में लिख दिया गया कि पिछले साल से जो आप ये करते आ रहे हो उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। अब आप जस्ट इमेजिन करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये एग्जांपल बताया था कि आपसे बोला जाए कि पिछला जो हुआ था ट्रांजैक्शन उसके ऊपर भी अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी की वजह से ये जो पूरा मामला है, वोडाफोन और भी कई सारी कंपनीज हैं वो नाखुश हो गई और वो लोग चले गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, और वहां पर भी अगर आप देखोगे तो भारत सरकार केस हार गई थी। लेकिन क्या हो रहा था ना कि अब नई सरकार भी आ गई, मोदी सरकार 2014 वगैरह के बाद, और फिर से अभी तो कई लोग ये सोच रहे थे कि बिजनेस फ्रेंडली सरकार है, इसको हटा देगी, आते ही हटा देगी, 2014 के बाद नई सरकार इसको हटा देगी रेट्रो। लेकिन सरकार ने हटाया नहीं, क्योंकि उस समय भी अगर आप देखिए सूट बूट की सरकार और बिजनेस फ्रेंडली, और सरकार को भी कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि अगर हम ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स उसमें हटाते हैं तो हमारे ऊपर और हमला हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अभी तक सरकार उसको हटा नहीं पा रही थी। लेकिन अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था, मैंने आपको बताया ना कि क्रेन एनर्जी जो है वो भारत के एसेट्स को सीज करने वाला था, ये सारी चीजें होने वाली थी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार फाइनली निर्णय ली है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हम अबॉलिश कर देंगे। जो 2012 में नियम लाया गया था, कानून लाया गया था, वो गलत था, हम उसको हटाते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार जो है वो एक प्रकार से इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री बनाने के लिए एक कदम बढ़ा रहा है। और इस बिल का पर्पस अगर आप देखोगे तो ये जो भी इस समय भारत सरकार पहले का केस वगैरह चल रहा था उसके ऊपर लागू था। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कानून है वो कब इफेक्ट में आया था? 28 मई 2012 को। तो यहां पर अब क्या होगा कि 28 मई 2012 के पहले जितने भी ट्रांजैक्शन थे जिसपे भारत सरकार कई कंपनी से टैक्स मांग रही थी, कैपिटल गेन मांग रही थी, जो कि गलत है, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर अब नहीं मांगा जाएगा टैक्स। ये पहले 28 मई, क्योंकि 28 मई के बाद कोई ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि कानून तो आ गया ना 28 मई को। अब आपको पता है कि ये कानून है, आपको इसके हिसाब से चलना है। तो उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वहां पर ये सारी चीजें लागू होंगी, ऐसा नहीं है कि उसके बाद वाली लागू नहीं होंगी। तो इसको सुधारने के लिए बेसिकली अब किया जा रहा है, एक बड़ा यू टर्न है आप कह सकते हो, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। बस यही पूरा मामला था। आई होप कि बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो ड्यूअल मॉडल है ना हमारे देश में जीएसटी का, ये हमने कौन से देश से अपनाया है, ये आपको बताना है। कौन से देश से हमने अडॉप्ट किया है ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।